अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हार्दिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मराठा से रिलेटिव ध्रुव प्रार्थना इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, साल 1764 बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक डोमिनेंट पावर बन चुकी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पूरा बंगाल का रीजन उनके कंट्रोल में आ चुका है। दूसरी तरफ मुगल हुकूमत बहुत कमजोर पड़ चुकी है। नॉर्थ इंडिया में अब इतनी छोटी सी टेरिटरी मुगल एम्पायर के कंट्रोल में है। लेकिन थोड़ा सा नीचे देखिए, इसी समय एक और एम्पायर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इन दोनों से कहीं ज्यादा और ताकतवर है, मराठा साम्राज्य। इनकी टेरिटरी कहीं ज्यादा और बड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपैरिजन में। इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा ताकत है। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हरा देती है मराठा एम्पायर को, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 18वीं शताब्दी का ये वो दौर था जब मुगल दिल्ली के बादशाह तो थे, लेकिन उनकी सत्ता लाल किले तक ही सीमित थी। New powers were rising in the region, the Indian Maratha empires. By the 1770s, the traders of the East India Company had laid the foundations of Britain's empire in India. मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई थी साल 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, और शुरुआत से ही ये एक बड़ी ताकतवर फोर्स रहे थे। औरंगजेब के टाइम में भी मुगल एम्पायर के लिए मराठा एम्पायर एक बहुत बड़ा खतरा रहा था। तब मुगल हुकूमत बड़ी तेजी से कमजोर पड़ने लग जाती है, टेरिटरी लूज करती है, और मराठाओं का इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मराठा एम्पायर अपनी पीक पर पहुंचता है साल 1759 में जाकर। इस साल मराठाओं की जो टेरिटरी थी वो नॉर्थ में अफगानिस्तान के हिस्सों से शुरू होती थी और साउथ में तमिलनाडु तक जाती थी, वेस्ट में सिंध से लेकर ईस्ट में उड़ीसा तक जाती थी। लेकिन करीब 2 साल बाद साल 1761 में एक बड़ा झटका लगता है मराठा साम्राज्य को। द इनफेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें अफगान के रूलर अहमद शाह दुर्रानी आकर मराठाओं को हरा देते हैं। इस जंग में काफी टेरिटरी लूज करनी पड़ती है मराठा एम्पायर को, लेकिन इसके करीब 1 दशक बाद मराठास अपनी पावर रीगेन करते हैं, कई टेरिटरीज को वापस से रिस्टोर कर देते हैं अपने नए पेशवा माधव राव की लीडरशिप के अंदर। पेशवा माधव राव 1 के अंडर मराठा एम्पायर ताकतवर बना रहता है, इतना ताकतवर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि कोई चांस नहीं है इन्हें हराने का। लेकिन इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं को अपने से थोड़ा दूर रखना चाहती थी। इसी रीजन से उन्होंने अवध को ऑक्यूपाई नहीं किया। साल 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी जाती है, जिसमें अवध एक तरीके की बफर स्टेट बन के रहता है ईस्ट इंडिया कंट्रोल बंगाल के बीच में और मराठा एम्पायर के बीच में। कंपनी नहीं चाहती थी कि उनकी टेरिटरीज का बॉर्डर मराठाओं के साथ मिले। ऐसा नहीं है कि कंपनी मराठाओं की टेरिटरी पर कब्जा जमाना नहीं चाहती थी, चाहते तो वो सब कुछ थे, पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। लेकिन जैसा मैंने ब्रिटिश वर्सेस मुगल्स वाले वीडियो में आपको समझाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में पेशेंस बहुत था, वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा मौका जब मराठा कमजोर पड़े और कंपनी अपनी नजर बाकी सब कॉन्टिनेंट पर डाले। ये मौका इन्हें मिलता है साल 1772 में, जब पेशवा माधव राव का देहांत हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। इनके जाने के बाद बाकी मराठाओं के लीडर्स में एक पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है कि कौन अगला पेशवा बनेगा। अब यहां पे ये समझना जरूरी है दोस्तों कि पेशवा की जो पोस्ट होती थी मराठा एम्पायर में, वो एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन की तरह थी। इसके ऊपर जो पोजीशन होती थी वो होती थी छत्रपति की, जो एम्पायर के रूलर हो गए। ऑब्वियसली छत्रपति की पोजीशन ज्यादा पावरफुल होती थी पेशवा के कंपैरिजन में, लेकिन जब से छत्रपति शाहू का देहांत हुआ था तब से पेशवास का जो रोल था वो और ज्यादा ताकतवर बन चुका था छत्रपति के कंपैरिजन में। तो पेशवास को ही एक्चुअली में मराठा एम्पायर का लीडर कंसीडर किया जाने लग चुका था, और छत्रपति का रोल एक तरीके से नॉमिनल हेड का बन गया था। ये वैसे ही हो गया जैसे कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है, ज्यादा पावर्स नहीं होती इनके पास। अब कॉन्फ्लिक्ट पर आए तो माधव राव के देहांत के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को नया पेशवा बनाया गया, लेकिन ये चीज उनके अंकल रघुनाथ राव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रघुनाथ राव एक्चुअली में साल 1761 से ही अगले पेशवा बनना चाह रहे थे, जब उनके भाई बालाजी बाजी राव का देहांत हुआ था। लेकिन 1761 में हुआ क्या कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की जगह बालाजी बाजी राव के बेटे माधव राव को अगला पेशवा बना दिया गया।
इसी रीजन से माधव राव के पूरे शासन के दौरान उनके अंकल रघुनाथ राव का उनके साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट बना रहा था। उन्होंने बार बार कोशिश करी माधव राव को ओवरथ्रो करने की, लेकिन वो इस कोशिश में असफल रहे। और अब जब पेशवा माधव राव का देहांत हो जाता है, रघुनाथ राव को दिखता है कि अब तो मुझे मौका मिलना चाहिए कम से कम, लेकिन अभी भी गद्दी उनके हाथों से फिसल जाती है और नारायण राव बन जाते हैं अगले पेशवा। रघुनाथ राव से ये सब देखकर सहा नहीं गया। सत्ता के लालच में आकर वो एक्चुअली में पेशवा का असैसिनेशन करवा देते हैं। साल 1773 में वो नारायण राव को मरवा डालते हैं और उसके बाद फाइनली वो नए पेशवा बन जाते हैं मराठा एम्पायर के। लेकिन ये खुशी इनकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। पता चलता है कि नारायण राव को जब इन्होंने मरवाया था, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अगले साल 1774 में नारायण राव के बेटे माधव राव 2 का जन्म होता है और जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, मराठा काउंसिल डिक्लेयर कर देता है माधव राव 2 एक्चुअली में लेजिटिमेट पेशवा है। यहाँ पर सही मायने में पेशवा का दर्जा रघुनाथ राव को नहीं बल्कि माधव राव 2 को दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो ये कौन डिसाइड कर रहा था ये सब, तो ये मराठा काउंसिल एक्चुअली में 12 मिनिस्टर्स से बनता था। इस काउंसिल को लीड किया जा रहा था बाय द फेमस नाना फडणवीस। अब क्योंकि माधव राव 2 का जस्ट जन्म हुआ था, वो बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबी थे, तो एक न्यूबॉर्न बेबी तो यहाँ पर पूरे मराठा एम्पायर को नहीं संभाल सकता। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जब तक ये पेशवा बड़े नहीं हो जाते तब तक नाना फडणवीस मराठा एम्पायर पे राज करेंगे पेशवा के बिहाफ पर। अब इन सब में रघुनाथ राव का क्या किया जाए? रघुनाथ राव को एग्जाइल पर भेज दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी हार मानने को राजी नहीं होते। वो सत्ता के लालच में इतने लालची हो गए थे कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। रघुनाथ राव ब्रिटिश से जाकर हाथ मिला लेते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो उस वक्त सूरत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। वो साल 1775 में जाकर एक ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लेते हैं इनके साथ। इस ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिश एक्चुअली में रघुनाथ राव को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। वो अपनी आर्मी देगी रघुनाथ राव को उनके बिहाफ पर लड़ने के लिए, जिससे कि वो अगले पेशवा बन सके। और इसके एक्सचेंज में रघुनाथ राव को कुछ टेरिटरीज ब्रिटिश के हाथों देनी पड़ेंगी। वो टेरिटरीज होती हैं सालसेट आइलैंड और बेसिन। वैसे फन फैक्ट यहाँ पर, ये सालसेट आइलैंड वही जगह है जहां पर आज पूरा मुंबई शहर बसा हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रघुनाथ राव को कुछ पैसा भी कंपनी को देना पड़ता जो वो भरूच से कमाने लग रहे थे। कुछ इस तरीके से दोस्तों लड़ी जाती है पहली एंग्लो मराठा वॉर साल 1775 में। इस वॉर में एक तरफ मराठा एम्पायर, दूसरी तरफ रघुनाथ राव और ब्रिटिश फोर्सेस। बहुत खूंखार लड़ाई होती है, दोनों साइड्स को भारी लॉसेस सहने पड़ते हैं। ये पहली बार था कि ब्रिटिश को इतने भारी लॉसेस सहने पड़े थे इंडिया में, लेकिन मराठास को भी उससे या उससे बदतर नुकसान हुआ था। दोनों साइड क्लेम करती हैं कि उन्होंने ये जंग जीती। इस लड़ाई को वैसे बैटल ऑफ अडास कहा जाता है। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि मराठास को हराना इतना आसान नहीं है। इसके नतीजे देखकर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल कर देते हैं। हेस्टिंग्स के अनुसार जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार थी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी ट्रीटी बनाने की। उन्होंने कहा मेरी परमिशन के बिना ये सब कैसे कर लिया, किसी के साथ भी जाकर अलाय करने लग गए। हेस्टिंग्स कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया जाए ताकि ये वॉर ना लड़े हो, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार हेस्टिंग्स की सुनती नहीं है और अपनी लड़ाई जारी रखती है पेशवास के खिलाफ। फिर हेस्टिंग्स क्या करते हैं, वो पेशवास को एक लेटर लिखते हैं और अपने एक एजेंट को भेजते हैं नेगोशिएट करने के लिए। ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैलकाटा का काउंसिल था, वो नाना फडणवीस के साथ जाकर एक नई ट्रीटी बनाता है। इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर साल 1776। इस ट्रीटी के अनुसार सालसेट आइलैंड के कुछ एरियाज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में रहेंगे। ये एरियाज को एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग्स लड़के जीता था। इसके अलावा पेशवास को 12 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे एज एक्सपेंसेस रघुनाथ राव की वजह से। रघुनाथ राव अपने आप को पॉलिटिक्स से अब दूर रख लेंगे और वो एक पेंशनर की तरह रहेंगे। उन्हें साल भर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और इन पैसों के चलते वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ट्रीटी में ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी मान लेती है माधव राव 2 ही एक्चुअल पेशवा है और पेशवास भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सुन लेते हैं कि वो किसी और फॉरेन पावर से कोई डील नहीं करेंगे, जैसे कि फ्रेंच के साथ वो कोई और ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। अब सुनने में काफी हैप्पी एंडिंग सी लगती है, लेकिन बॉम्बे में जो ब्रिटिश सरकार है वो इस नई ट्रीटी को मानने से मना कर देती है। वो ओपनली इस ट्रीटी के अगेंस्ट जाते हैं और रघुनाथ राव को अपनी पूरी प्रोटेक्शन दे देते हैं। नाना फडणवीस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि बॉम्बे ने इस तरीके से ट्रीटी को ब्रीच कर दिया है। इसके रिस्पॉन्स में वो 1777 में जाकर अपनी टेरिटरी का एक पोर्ट फ्रेंच को दे देते हैं कि ब्रिटिश लोगों को फ्रेंच बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्होंने हमें धोखा दिया है, हम फ्रेंच के साथ जाकर अब थोड़ा हाथ मिलाते हैं। अब कैलकाटा में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी वो भी देखती है कि ये क्या है, मतलब बॉम्बे में जो हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन
इन्होंने तो फ्रेंच के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। अब बॉम्बे में जो ब्रिटिश थी और कैलकाटा में जो ब्रिटिश थी, ये दोनों साथ में मिलकर पुणे पर हमला करती हैं। इस वॉर का सेकंड फेज शुरू होता है। बॉम्बे की ब्रिटिश फोर्सेस क्लैश करती हैं मराठास की ब्रिटिश फोर्सेस के साथ, और इससे पहले कि कैलकाटा से मदद पहुंच पाती, मराठास ऑलरेडी हरा देते हैं इन्हें। ये होता है वाडगांव में, और इसलिए इस बैटल के बाद जो ट्रीटी साइन करी जाती है उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वाडगांव, साल 1779। इस ट्रीटी के अनुसार बॉम्बे सरकार ने जितनी भी मराठा की टेरिटरीज कैप्चर करी हैं वो वापस कर दें, और जो बंगाल से एडिशनल फोर्सेज आने वाली हैं मदद करने के लिए, उन्हें उल्टा रास्ता तय करने को बोल दो। कैलकाटा में बैठे वॉरेन हेस्टिंग्स फिर से परेशान हो जाते हैं देखकर। वो कहते हैं, भाई बॉम्बे में बैठी सरकार, तुम्हें किसने हक दिया ये सब ट्रीटी साइन करने का? मैंने तो ऑथराइजेशन नहीं दी, मैं हूं गवर्नर जनरल इंडिया का। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस तूतू मैमे के बीच में नाना फडणवीस एक चीज जरूर रियलाइज कर लेते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि ब्रिटिश का यहाँ पर असली मकसद क्या है। ब्रिटिश यहाँ पर मराठाओं को हराकर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा जमाना चाहती है। नाना फडणवीस इस खतरे को टाइम पर रियलाइज कर लेते हैं और आसपास बाकी जो किंगडम्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनके साथ जाकर अलायंस बनाते हैं। हैदराबाद के निज़म, मैसूर के हैदर अली, अरकोट के नवाब और मुगल शहंशाह शाह आलम II सब जुट जाते हैं मराठा एम्पायर के साथ ब्रिटिश को हराने के लिए। ये लड़ाई अब अलग अलग टेरिटरीज में कंटिन्यू होती है। अभी तक ये वैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ही चलने लग रही है। कुछ टेरिटरीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी और कब्जा जमा लेती है, जैसे कि अहमदाबाद, ग्वालियर, साल 1781 में। कुछ जगहों पर मराठास कब्जा जमा लेते हैं। कई सालों तक ये वॉर चलती रहती है, लेकिन एक तरीके की स्टेलमेट सिचुएशन बनी रहती है। ना तो ब्रिटिश और एरियाज को ऑक्यूपाई कर पा रहे थे, ना ही मराठास इस तरीके से हरा पा रहे थे ब्रिटिश को कि उन्हें पूरा ही बंगाल से खत्म कर दिया जाए। फाइनली दोनों साइड्स डिसाइड करती हैं कि इस वॉर को खत्म किया जाए, और साल 1782 में जाकर ये वॉर खत्म होती है और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करी जाती है। अब क्योंकि इस पूरी वॉर में मराठास का एक अपर हैंड रहा था, इसलिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के विनर्स मराठास को ही बताया जाता है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो मराठा एम्पायर अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहते हैं। ट्रीटी ऑफ सालबाई के अकॉर्डिंग कुछ टेरिटरीज को मराठाओं के पास वापस दे दिया जाता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सालसेट और कुछ और छोटे छोटे आइलैंड्स रख सकती है। ब्रिटिश अब प्रॉमिस करते हैं कि वो रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, और फाइनली दोनों साइड्स एग्री कर लेती हैं कि रघुनाथ राव पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, उन्हें पेंशन देंगे हम, और वो चुपचाप बैठे रहेंगे। 3 लाख रुपए पर साल की पेंशन प्रॉमिस करी जाती है उनको। मराठास भी प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी भी और यूरोपियन देश को सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने फ्रेंच को वो पोर्ट दे दिया था, अब वो नहीं करेंगे। और फाइनली जाकर अगले 20 सालों तक ब्रिटिश और मराठास के बीच में शांति बनी रहती है। लेकिन कहानी में यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इन 20 सालों में शांति जरूर बनी रहती है मराठाओं और ब्रिटिश के बीच में, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मराठाओं और बाकी और जो एम्पायर्स थे इंडिया में उस वक्त, बाकी और जो किंगडम्स थे, उनके बीच शांति बनी रहती है। जैसे मैंने बताया था, साल 1779 में मराठा एम्पायर ने हैदराबाद के निज़म और मैसूर के हैदर अली के साथ अलायंस बनाई थी ब्रिटिश को हराने के लिए, लेकिन ये अलायंस सिर्फ 1780 तक बनती है। ये 20 साल जितने शांति बनी रही थी मराठाओं और ब्रिटिश के बीच में, इस बीच में ये दोनों एक्चुअली में साथ में मिलकर मैसूर किंगडम के खिलाफ जंग छेड़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं का इस्तेमाल करती है मैसूर को हराने के लिए। इस बीच इन 20 सालों में एक बड़ा खतरा एलिमिनेट हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसकी बात डिटेल में मैं आगे किसी वीडियो में करूंगा, जब मैसूर किंगडम पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आते हैं हम साल 1801 में। इस साल एक बार फिर से मराठाओं के बीच में जबरदस्त इन फाइटिंग देखने को मिलती है। इस इन फाइटिंग को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि मराठा कॉन्फेडरेसी कैसे काम करती थी। मराठा एम्पायर को एक समय के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी बुलाया जाने लगा, क्योंकि ये कॉन्फेडरेसी 5 अलग अलग फैक्शन से बनी थी। इन 5 फैक्शंस का अपना एक अलग अलग लीडर था। कौन से थे ये 5 फैक्शंस? ये थे बड़ौदा के गायकवाड्स, नागपुर के भोंसलेस, इंदौर के होलकर्स, ग्वालियर के सिंधियाज और पुणे के पेशवाज। पूरी कॉन्फेडरेसी का हेड एक्चुअली में पेशवा को माना जाता था। कुछ माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स तो काफी समय से ही रहे थे इन सारे अलग अलग फैक्शंस के बीच में, लेकिन मोर और लेस ये यूनाइटेड ही रहे अपने पूरे इतिहास में, स्पेशली जब नाना फडणवीस एक्चुअली में गद्दी पर बैठे थे। लेकिन साल 1800 में फडणवीस का देहांत हो जाता है। इन अलग अलग फैक्शंस के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है। एक बार फिर से जहां पर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लग रहा है, वहां पर ब्रिटिश की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें अपना मौका दिखता है। यहाँ पर वो देखो, 2 लोग एक दूसरे से लड़ने लग रहे हैं। मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन दोनों का फायदा उठाने की। वैसे मराठास के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, मराठा एम्पायर किस तरीके से काम करता था, इसके लिए मैं कुकू FM पर ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, ये वाली। ये जाकर आप सुन सकते हैं। कुकू FM को नहीं जानते
जानते हैं, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर आप ढेर सारी ऑडियो बुक सुन सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, हर टॉपिक पर नॉलेज आपको कुकू एफएम में मिलेगी। इसका आमतौर पर प्राइस होता है 399 रुपीज पूरे साल भर के लिए, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी 199 रुपीज साल भर के लिए। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साल 1800 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। ये इन पांचों फैक्शंस के मराठा लीडर्स को इनविटेशन देते हैं कि आओ सब्सिडरी अलायंस करो हमारे साथ। सब्सिडरी अलायंस क्या थी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था मुगल्स वर्सेस ब्रिटिश वाले वीडियो में, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन सारे लीडर्स ने इस ऑफर को थैंकफुली रिजेक्ट कर दिया। बात क्या थी, साल 1795 में माधवराव टू का देहांत हो गया था और रघुनाथ राव के बेटे, वही रघुनाथ राव, उनके बेटे बाजीराव टू अगले पेशवा बने। अब बाजीराव टू की रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी होलकर के लीडर यशवंत राव होलकर के साथ। बाजीराव टू ने एक्चुअली में उनके भाई को मरवा दिया था, इसलिए साल 1802 में यशवंत राव डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ पर बदला लूंगा अपने भाई की मौत का। वो जंग छेड़ देते हैं पेशवाज और सिंधियाज के खिलाफ। नतीजा इसका यह होता है कि पुणे के पेशवाज को अपना पुणे छोड़कर भागना पड़ता है और अब बाजीराव टू को दिखता है अपने आसपास कोई मदद के लिए नहीं है उनके, तो वो किसके पास जाते हैं मदद लेने के लिए? वो जाते हैं ब्रिटिश के पास। वो जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से कहते हैं कि मेरी मदद करो, मुझे पेशवा फिर से बनना है। ये कहानी सुनकर ब्रिटिश की आंखों में डॉलर्स के साइन आ जाते हैं और मुंह से राल टपकने लग जाती है। पैसा ही पैसा होगा। उन्हें दिखता है कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है पुणे का कंट्रोल लेने का। वो बाजीराव टू को कहते हैं कि इधर आओ, इस ट्रीटी को साइन करो, हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस बनाओ, हम मदद दे देंगे। और पेशवा फिर इस सब्सिडरी अलायंस में चले जाते हैं। इस ट्रीटी के अनुसार करीब 6000 लोगों की ब्रिटिश आर्मी स्टेशन रहेगी पुणे में, लेकिन पेशवा को अपनी टेरिटरी सूरत में सरेंडर करनी पड़ेंगी। और जैसा बाकी सब्सिडरी अलायंसेस के साथ था, अब पेशवा कभी भी वॉर नहीं वेज कर सकते और अलायंसेस नहीं बना सकते ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना। अब ऐसा होता देखकर सिंधियाज और भोसलेज बड़े गुस्से में आ जाते हैं। ये क्या कर दिया पेशवा ने, हमसे बिना पूछे यहाँ पर एक डील कर ली इनके साथ। वो इस ट्रीटी को रेकग्नाइज करने से ही मना कर देते हैं और फिर शुरू होती है द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर साल 1803 में। इस वॉर में सिंधियाज और भोसलेज अपनी पूरी कोशिश करते हैं मराठा को इंडिपेंडेंट रखने की। बाद में होलकर्स भी इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश को ना सिर्फ पेशवाज से सपोर्ट मिलने लग रहा था बल्कि गायकवाद से भी। लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मराठा जो एम्पायर था वो अपने बीच में ही पूरी तरीके से स्प्लिट हो गया। एक तरफ सिंधियाज, भोसलेज और होलकर्स लड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेशवाज और गायकवाद ब्रिटिश के साथ अलायंस कर रहे हैं। आप पूछोगे यहाँ पर गायकवाद क्यों लेकिन ब्रिटिश के साथ अलाय कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन था साल 1802 में ब्रिटिश ने एक्चुअली में मदद करी थी गायकवाद के एक लीडर की लीडर बनने में। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे स्टेट में, फिर से ब्रिटिश ने आके इंटरप्ट किया, मदद करी एक की और गद्दी पर बिठा दिया उन्हें। साल 1803 में बैटल ऑफ असाय और बैटल ऑफ अरगांव में ब्रिटिश फोर्सेस सिंधियाज और भोसलेज को हरा देती है। सिंधियाज से एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है, भोसलेज से एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है। दोनों ट्रीटीज में एक बड़ा हिस्सा अपनी टेरिटरीज का उन्हें ब्रिटिश को देना पड़ता है। इन टेरिटरीज में दिल्ली आगरा का रीजन था, बुंदेलखंड का रीजन था, अहमदनगर था, गुजरात के कई पार्ट्स थे जो ब्रिटिश के पास चले गए। सिंधियाज और भोसलेज को रास्ते से हटाने के बाद अब होलकर्स अकेले बचे थे। ब्रिटिश और होलकर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट 1805 तक चलता रहा, जिसके बाद वो भी हार गए। उनसे भी एक ट्रीटी साइन करवाई गई और इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म होती है, जिसमें ब्रिटिश को एक बड़ी जीत मिलती है। होलकर्स की ट्रीटी के बाद आज के दिन के राजस्थान की कई टेरिटरीज भी अब ब्रिटिश के हाथों चली गई। अब क्योंकि पेशवाज एक्चुअली में ब्रिटिश की साइड पर थे, तो बाजीराव टू को दोबारा से पेशवा बनाया जाता है मराठा कॉन्फेडरेसी का। बस फर्क ये था इस बारी कि अब वो पपेट रूलर थे ब्रिटिश के हाथों। ये कहानी अगर सुनी सुनी लग रही है तो ऐसा ही कुछ हुआ था ब्रिटिश और मुगलों के बीच में भी। जब मैंने ब्रिटिश वर्सेस मुगल्स वाले वीडियो में बताया था, ब्रिटिश ने अपने अलायंसेस के थ्रू यहाँ पर पपेट रूलर्स बनाए, जैसे कि बंगाल के केस में जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था। लेकिन पपेट रूलर्स के साथ होता क्या है, वो ज्यादा टाइम तक पपेट बने नहीं रहे और यही चीज इस केस में भी हुई। साल 1817 तक पेशवा रियलाइज कर चुके थे कि ब्रिटिश उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। बाजीराव टू सीक्रेटली एक वॉर की प्लानिंग कर रहे थे जिससे ब्रिटिश को बाहर निकाला जा सके। इस प्लानिंग में एक बड़ा हिस्सा था कि जो उस वक्त के एक लॉर्ड एल्फिंस्टोन थे, उनका असैसिनेशन किया जाएगा। बाजीराव टू उनका असैसिनेशन प्लान कर रहे थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मराठाओं की ताकत और अथॉरिटी काफी कमजोर पड़ चुकी थी,
क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो इनकम मिलता उन्हें वो ब्रिटिश के पास जा रहा था, मिलिट्री पावर उनके पास ज्यादा बची नहीं थी। इसी बीच एक लास्ट एफर्ट किया जाता है मराठाओं की तरफ से ब्रिटिश को हराने का। पेशवा बाजीराव जाकर होलकर्स और भोसलेस के साथ हाथ मिलाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो अफगान के लीडर आमिर खान के साथ भी जाकर हाथ मिलाते हैं। सिंधिया शुरू में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में वो भी इस अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सालों से चली इनफाइटिंग की वजह से किंगडम्स बहुत कमजोर हो चुके थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश इनका पूरी तरीके से सफाया कर देती है और इस बारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती है कि कोई पेशवा का रूल नहीं होगा। पेशवाशिप का सिस्टम ही खत्म कर दिया जाता है। बाजीराव टू को डिपोज कर दिया जाता है कि वो पेंशनर की तरह बने रहेंगे और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारेंगे। और कुछ इस तरीके से मराठा एम्पायर का अंत होता है। जो अलग अलग फैक्शंस के लीडर्स थे उनसे अलग अलग ट्रीटीज साइन करवाई जाती हैं, जैसे कि ट्रीटी ऑफ पूना 1817, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817, ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818। सारी टेरिटरीज ब्रिटिश के हाथों चली जाती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 2/3 कंट्रोल आ जाता है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये देखने वाली है कि अगर यूनिटी बनी रहती अलग अलग इंडियन किंगडम्स के बीच में तो बहुत मुश्किल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा जमाना। लेकिन यहाँ पर हमने देखा ना सिर्फ अलग अलग इंडियन किंगडम्स एक दूसरे से फाइट करने लग रहे थे, बल्कि एम्पायर्स के अंदर भी इन फाइटिंग देखने को मिल रही थी। मराठा साम्राज्य के अंदर भी अलग अलग लीडर्स गद्दी के लिए लड़ रहे थे। मुगल हुकूमत के अंदर भी अलग अलग लीडर्स गद्दी के लिए लड़ने लग रहे थे। इस चीज का यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। स्पेसिफिकली कहा जाए तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक और बड़ी ताकत थी जो उनके लिए मुसीबत बन रही थी, द मैसूर किंगडम और उनके लेजेंडरी रूलर टीपू सुल्तान। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर कहानी में यह है कि मैसूर किंगडम को खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा एम्पायर के साथ अलायंस बनाई और उनका इस्तेमाल किया। यह हुआ उस 20 साल के पीसफुल पीरियड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में कोई जंग नहीं हो रही, जिसकी बात मैंने वीडियो में पहले करी थी। इन इंटरनल राइवलरीज को और गहराई से समझने के लिए अब इसी सीरीज का मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा मैसूर किंगडम पर, और हम समझेंगे कि किस तरीके से यहां पर गेम ऑफ थ्रोन्स खेला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक आप और हिस्ट्री जी जनाब। अच्छा, मुझे इस वीडियो से जो एक बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली बात ये वीडियो से। दूसरी बात ये, मुझे सबसे ज़्यादा जो एक वीक पॉइंट लगा हमारा वो ये कि हमने यूनिटी नहीं दी। मुझे वहाँ बहुत तकलीफ हुई ये सुनकर कि मराठास बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे, और जो 20 साल के लिए एक शांति वाला जो साल था और ब्रिटिश ने मराठास से मुआहिदा कर लिया था कि जी अब ट्रीटी साइन करेगी और उसके बाद उन्हें हमला नहीं करा और उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, तो उस दौरान भी ब्रिटिश बैठे नहीं थे। उन्होंने टीपू सुल्तान की जो सल्तनत है उस पर दावा बोल दिया था मराठास के साथ मिलके। यानी कि उन्होंने क्या किया कि दो दुश्मन थे, दोनों दुश्मनों में से एक दुश्मन अगर साथ है तो उसके साथ मिलके दूसरे दुश्मन को पहले खत्म किया, फिर उसके बाद उस दुश्मन को भी खत्म किया। जो दुश्मन उन्होंने तय कर लिया, असल में उनके सारे ही दुश्मन थे जो यहाँ के लोग थे, लेकिन उनकी क्या पॉलिसी थी कि उनके अंदर पैशन बहुत था, उनके अंदर सब्र बहुत था, उनके अंदर वो असल वक्त का इंतज़ार करते थे। कौन सा वक्त है जब हम किसी पे हमला करें, किसी को तोड़ें। जब एक शख्स बहुत मजबूत है जब ये नहीं करते थे। और दूसरी चीज़ ये है उन्हीं का कोई बंदा, मैंने इनकी जो पॉलिसी को समझा है, या मैं ये कहूँ कि ये जिस तरीके से वार करते थे, पहली बात तो ये पीठ पीछे वार करते थे, ये बहुत बहादुर दुश्मनों में नहीं शुमार होंगे जिस तरीके से इन्होंने चालें चली हैं। दूसरी बात ये कि अक्सर हम मिसाल भी सुनते हैं कि एक दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत होती है। कुल्हाड़ी के पीछे अगर आप गौर करें तो कुल्हाड़ी के पीछे अगर आप पीछे गौर करें तो लकड़ी का ही दस्ता होता है, ठीक है। लकड़ी का दस्ता जब तक लगेगा नहीं तो सिर्फ वो जो आगे का लोहे का वो जो उसका वो है उससे अगर मारेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। तो जब तक आपका बंदा टूट कर आपसे, जैसे कि आपने देखा कि मराठास के उनके अपने ही चाचा थे जो टूट कर पहले ब्रिटिश के पास गए और उन्होंने कहा मुझे हाल चाहिए, फिर उन्होंने सेना वगैरह प्रोवाइड करी। तो जब तक आपका ही बंदा, आपकी फैमिली का ही बंदा मुकर्री ना करे, वहाँ जाकर ना मिले आपके दुश्मन से, तब तक दुश्मन आप पे वार नहीं कर सकता और ना कामयाब हो सकता है। अच्छा, मैंने इनकी एक स्ट्रैटेजी देखी या मैंने इनकी एक तरीक़ेकार देखा, इसको ये कह लें
ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, बाद में बंटवारा हुआ, बाद में डिवाइड एंड रूल के तहत ये पाकिस्तान और दूसरी चीज़ों दूसरे खित्तों को अलग करके चले गए थे पॉलिसीज से। लेकिन पहले जो था वो पूरा अखंड भारत था। उस वक्त मुझे थोड़ी सी कमी ये लगी कि हमें यूनिटी नहीं थी, हमारे अबाउस्ताद हम ही थे, रियासतें लेकर बैठे हुए थे, उस रियासत वो किंगडम है, उसका एम्पायर वो है, उसका एम्पायर वो है। वो एम्पायर जो थे वो आपस में भी ग्रजेस रखते थे, आपस में भी नफरत रखते थे। यानी कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वो दिल्ली मुंबई वालों को पसंद नहीं करता था, ठीक है, कोलकाता वालों को पसंद नहीं करता था। तो डिफरेंट रियासतें बटी हुई थी और उन बटे हुए रियासतों में भी एका नहीं था, सारी एक साथ नहीं थी। वो उनसे अपने आप को अबतर समझते थे, वो उनसे अबतर समझते थे, वो कहते थे मेरी चले, वो कहते थे मेरी चले, और जिसकी नहीं चलती थी वो जाके ब्रिटिश के साथ इल्हाक कर लेता था और फिर उनके साथ मिलकर उस पर वार करता था और बाद में ब्रिटिश उसको भी खा जाता था। जैसे कि आपने देखा आखिर में पेशवा वाला सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल होगा। जबकि पहले क्या करते थे, वो पहले ट्रीटी साइन करवाते थे, इतना हिस्सा मुझे दे दो, फला बीच मुझे दे दो, फला जगह मुझे दे दो, वहाँ पे हमने महाज कराया, वहाँ पे हमने कामयाबी हासिल कर ली, हम जीत गए, वहाँ तक हमारी सेना पहुँच गई है। उसके बाद वो ये कहने लगे कि पपेट रूल चलाया उन्होंने कि ठीक है भाई, जो इनके पास आता था वो उसको पावर देते थे, सत्ता देते थे, सेना देते थे, जाओ लड़ो, जाओ चढ़ाई कर दो, मार दो, काट दो, उसके बाद तुम पेशवा बन जाओ, लेकिन पपेट पेशवा बन जाओ। और जब तक इनको रियलाइज हुआ ना इनकी पूरी चीजों के बारे में, इनकी पूरी प्लानिंग के बारे में कि बहुत खतरनाक है, ये तो पूरे हिंदुस्तान पे मतलब है कि हुकूमत का चाहते हैं और ये हड़पना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कोशिश करी कि इनको शिकस्त दें, इनको मार भगाएं, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, ये अपने पंजे गाड़ चुके थे। अच्छा, सबसे पहला वो दिन जिस दिन इन्हें परमिशन मिली थी यहाँ पर कंपनी लाने की, वो सबसे बड़ा खतरनाक दिन था। जिस लालच में आके जिसने उन्हें, ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने, यार एक तस्वीर करें, बाहर से आए हुए लोग आपके घर में बिजनेस करने के लिए आए थे, फिर उसके बाद पूरे छोटे मोटे इलाके में नहीं, पूरे मतलब क्या हम लोग सो रहे थे, क्या हम इतने मतलब एक नाहल थे, हम लोग कितनी चीज़ों को समझते नहीं थे। मुझे उस दौर में जाने का मौका मिला, उनसे एक दफ़ा एक क्वेश्चन तो करती कि हिंदुस्तान में आपका क्या बिगाड़ा था, जो आपने इतनी जुल्म बर्बरियत करी, जो आपने इतना कब्जा लिया। कभी यूरोप में आके तो हिंदुस्तानियों ने ये हरकतें नहीं करी। आपको पता नहीं है कि कहा जाता था सोने की चिड़िया, ठीक है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो तो मालो दौलत के लिए आए थे, वो तो हड़पने ही के लिए आए थे। 200 साल तक तकरीबन फिर वो लोग रहे। फिर हमारे आज़ादी के हीरोज़ ने मतलब एक कोशिश की, आज़ादी इनसे हासिल की। वो भी दुनिया के हालात तब्दील हुए तो आज़ादी मिली, जंग अजीम, दोयम वगैरह ये सारी चीज़ें चली। बड़ा मतलब है कि मजबूर हुए तो नहीं तो जाना नहीं चाहते। बिल्कुल। अच्छा, एक और खूबसूरत मतलब बात कि काश एका होता। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो अपनी हिस्ट्रीज़ में, अपनी बुक्स में मुताला पाकिस्तान में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अंग्रेज़ और मुगलिया दौर, ये सारी चीज़ें, तो आपने नोट किया होगा कहीं पर भी मराठाओं के साथ लड़ाई का जिक्र हमें नहीं पढ़ाया गया मेरे ख्याल में। मेरे एसएससी में पढ़ा मराठास का, बहुत बहादुर, बहुत जंगजू थे। अच्छा, मुझे बताया गया जंगजू थे, बहुत बहादुर थे। जब मुगल्स के बारे में बात हुई है ना, तो मराठास की भी बात हुई। उतनी डिटेल से, वो असल में इंग्लिश में होगा ना, तो फिर समझ सकते फिर आपको पढ़ने। नहीं, वो इतनी डिटेल से हुआ या सरसरी तौर पे हुआ? सरसरी, आपको मतलब चैप्टर से 1.5 पेज का बस। क्योंकि मुगलिया दौर के बारे में मुगलिया दौर के बारे में बात हो रही थी, तमाम बादशाहों के बारे में बताया जा रहा था, उनकी हुकूमत के बारे में बताया जा रहा था। तो उसमें बीच में मराठास का भी जिक्र था। शुक्र है कि ये भी थे, और बाकायदा उसके अंदर बताया गया कि बड़े ब्रेव थे, ये कौम बड़ी ब्रेव थी, इनको हराना नामुमकिन सा था, ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। अच्छा, अभी मुझे पता चला जैसे साउथ इंडिया है, केरला है और ये मलयालम है, मुख्तलिफ़ किस्म की अलग अलग ज़बानें हैं, और साउथ इंडिया में मराठी अलग है। अच्छा, पहले जो है ना, थोड़ा पहले चले जाते हैं, जब साउथ इंडियन मूवीज़ इतनी फेमस नहीं थी, तो इन्हें हम लोग, मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है, मैं बचपन था शायद, कोई मराठी फिल्में, मराठी मूवीज़ कहते थे हम। यार वो इंडिया की मराठी मूवी बड़ी अच्छी होती है। मराठी, साउथ का नहीं पता होगा। हाँ, मराठी मूवीज़। तो मराठी वहाँ से सीखा, फिर मतलब नाम सुना था, और बाद में ये पता चला कि यार ये इस तरह का एक इलाका है, इस तरह के मतलब है कि एक बहुत बड़ा एक रकबा इनके पास था। बिल्कुल ऐसे ही है। और डिफरेंट कास्ट के बारे में हमें बताया गया, बंगाली के बारे में हमें बताया गया, हमने थोड़ा सा शऊर संभाला, और जैसे हिंदुस्तानी क्या होते हैं बताया गया, दिल्ली वाले क्या होते हैं बताया गया, मुंबई वाले, और हम इंडिया से आए थे, और ये सारी हिस्ट्री बताई गई। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मराठास का कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है जी, मतलब ऐसा लगता है कहीं जहन में कहीं था। अच्छा, शुरू से कहीं ना कहीं आपने मराठी ज़बान सुना है। अच्छा, कराची में ना ये लोग हैं, केरला के लोग हैं, ठीक है,
मलयालम के हैं, दिल्ली वाले बहुत हैं। इनको कहते हैं मलवारी, सूरत के लोग बहुत हैं। मलवारी मुझे बहुत। पहले सूरत सिटी के हवाले से भी पता था, सूरत के बहुत सारे लोग यहाँ आए, बहुत लोग हैं, और- पूरी कॉलोनी से सूरत के लोग आए हुए हैं। हाँ, ज़बरदस्त। और बाकायदा ना वो बड़ी बड़ी सी वो नहीं होती हैं जो मेमन भी पहनते हैं, बड़ी बड़ी सी फ्रॉक्स होती हैं प्रिंटेड, जैसे अच्छा। गुजराती भी पहनते हैं, वो पहनते हैं वो। जाहिर तो सी बात है, सूरत तो गुजरात में ही है, गुजरात तो वही में वही रख रखाव, वही कल्चर। अच्छा, अच्छा। वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। जाहिर सी बात है, बाप दादाओं से बाप चलता से। हुआ आ रहा होता है। और एक और चीज़ है कि वो वैसे नॉर्मल अगर बाहर निकलते हुए ना भी पहने तो अपनी शादी ब्याह में इन चीज़ों में लाजमी कल्चर दिखता है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है कि थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हुआ कि मुग़ल जो ब्रिटिश थे, इनका गढ़ कोलकाता में था। कोलकाता में ये थोड़ा सा अंदाज़ हुआ कि इन्होंने वहाँ पहले कदम जमाया, वहाँ पे मतलब है कि इन्होंने अपने आप को बढ़ाया, बड़ी ही प्लानिंग से, बड़े ही तरीके से दुश्मन के घरों के अंदर से ही बंदे निकाले, उन्हें लालचें दी, उन्हें जगह की लालच दी। मुगल्स के साथ भी इन्होंने यही किया। यही मुगल्स के हवाले से तो बकायदा हमारी बुक्स में पढ़ाया गया है कि जी वो जो उनके आखिरी चश्मे चराग थे, वो भी बेचारे बिल्कुल ही दुनिया सारी भूल भाल के सब छोड़ छाड़ के अपने आराम और आसाइश में, अपने नाच गाने में, अपनी तफरीहों में मगन थे। तो इन्होंने आगे बाकायदा उनको बेड़ियाँ डाली और इनको लेकर गए गिरफ्तार करके। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ी है, और बाकायदा इनको लानत मलामत की गई है कि मुगलों ने गलत हरकतें करी थी, हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, इसमें बचा नहीं सके। अच्छा, इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र नहीं है, क्या वजह है? चोला डायनेस्टी थे ना, नहीं, चोला ये डायनेस्टी। मराठी थे ना, मराठी थे। छत्रपति। मुझे चोला डायनेस्टी याद आ रही है, चोलास। अच्छा, वैसे टीपू सुल्तान के हवाले से बहुत हमने उनके बारे में भी पढ़ा है। अच्छा, मराठास हो गए, टीपू सुल्तान हो गए, बहादुर शाह, मुगल्स हो गए, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज दे दिया गया है कि क्या लोग थे, क्या इनके कल्चर। टीपू सुल्तान का एक शेर बड़ा मशहूर है। शेर टीपू सुल्तान के हवाले से जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसके आखिरी में लाजमी उनका एक बहुत फेमस मकोला है जो लिखा जाता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो वो बहुत बहादुर थे, बहुत ज़्यादा ही दलेर थे, ये हमें बताया गया है। अच्छा, मैंने बहुत अफसोस हुआ आज सुनकर कि अंग्रेज़ों ने उन्हें भी मतलब इसे। अच्छा, हम उनके ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान टेलीविज़न पे ड्रामे भी बने थे, तो मुझे ऐसा याद आता है कि जब उन्हें ख़त्म किया गया था तो उन्हें मतलब उनकी जो तलवार थी ना, वो अपनी तलवार जैसे ज़मीन पे गाड़ी और तलवार के सहारे बैठ गए और वो ख़त्म हो गए, सर नहीं झुकाया एंड तक। आपने मूवी देखी? ड्रामे पीटीवी पे ड्रामे इन पे बने हुए हैं, तो ये यूँ बैठे ना, सर नहीं झुकाया, उसी तलवार पे ना वो यूँ ऐसे बैठ गए थे। ये मैंने मतलब एक बात बताऊँ मैं आपको, वाकई बहुत कैसे लॉस हुआ है, बहुत हैवी लॉस कैसे हुआ है हमें। बड़े बड़े हिस्ट्री बहादुर में लोग थे। अगर हम थोड़ा सा मतलब नज़र डालें तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सी ऐसी वीडियो थी जिसमें बहुत सारी नॉलेज थी। तो इन्होंने कोशिश तो की है कि कुछ चीज़ों को स्किप करके अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो भी बहुत डिटेल से अलग अलग हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि मतलब 4-5 मरतबा देखने के बाद ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। एक दफ़ा में देखने में शायद इतना समझ में ना आए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।